आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं जैगम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं ईरानी स्ट्रीम। क्या आपको चाबहार पोर्ट याद है? नहीं? चलिए, कोई बात नहीं। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, क्योंकि लंबे अरसे से हमने चाबहार के बारे में ना कोई खैर खबर सुनी है और ना बहुत वक्फे से हमारे सामने इसका कोई जिक्र आया है। और आखिरी बार हमने ये सुना था कि भारत ने इस अहम परियोजना से अपना हाथ खींच लिया है। ये अहम परियोजना इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि एक वक्त था जब इसे गोल्डन गेट ऑफ सेंट्रल एशिया कहा गया। ये माना गया कि भारत का अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में एक्सेस के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया बनेगा, और इसकी कई वजह थी। एक सबसे बड़ी अहम वजह ये थी कि ये ईरान का अकेला पोर्ट है जो हिंद महासागर में जोड़ता है वहाँ के व्यापार को और वहाँ के जो मैरीटाइम बिजनेस को। और ऐसे वक्त में जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ एक तनातनी का लंबे अरसे से एक केंद्र बना हुआ है और वहाँ के रास्ते कोई जहाज़ नहीं आज या जा पा रहा है, ऐसे में भारत के जो व्यापारिक हित हैं या पश्चिम एशिया के साथ या मध्य एशिया के साथ जो भारत का व्यापार है, उसके लिए ये रणनीतिक तौर पर बड़ा अहम साबित होता। और शायद यही वजह थी कि भारत ने इस परियोजना में तकरीबन $110 मिलियन का निवेश भी किया था। एक भारतीय कंपनी इसके शहीद बहिश्ती टर्मिनल का संचालन भी कर रही थी और यहाँ पर तकरीबन जो 5 डॉकिंग जो पॉइंट्स हैं उनका जो कंट्रोल था वो इंडियन कंपनी के पास था, और इंडिया इसको एक रणनीतिक तौर पर बहुत अहम मानकर इसमें अपनी एनर्जीज़, अपना वक्त, अपना पैसा और अपने लोगों का निवेश कर रहा था। लेकिन अमेरिकी दबाव में और ख़ास तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खौफ में भारत ने इस परियोजना से अपना हाथ खींच लिया था। इसके कुछ ही दिन बाद पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भारतीय संसद की एक संसदीय स्थायी समिति है, इसने इसके बारे में जब जानकारी चाहिए सरकार के से और उसके अलावा संसद में भी इस पे लेकर सवाल पूछा गया, तो भारत ने ये कहा कि हम इस परियोजना से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक जो चाबहार से जुड़े हुए वो अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में आए और स्विफ्ट जैसे जो लेन देन के चैनल हैं उससे बाहर हो जाएं। हालांकि भारत के पास ऑप्शंस थे कि रुपये या अपने यूपीआई पेमेंट्स के ज़रिए उसे कनेक्ट कर सकता था, लेकिन भारत ने वो वाला रिस्क नहीं लिया और भारत इस परियोजना से अलग हो गया। अब हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक बहुत ही अहम खबर अभी चाबहार पोर्ट को लेकर हमारे पास आई है। ताज़ा जो खबर है वो ये है कि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत सरकार ईरान के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ चाबहार को लेकर फिर से नेगोशिएट कर रही है, और इस बार नेगोशिएशन का बिंदु ये नहीं है कि ये चाबहार पोर्ट हमें सौंप दिया जाए, हम इसे चला रहे हैं, बल्कि भारत सरकार के जो लोग हैं या जो इससे जुड़े हुए कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि जो ईरान है वो फ़िलहाल इस पोर्ट को पूरी तरह अपने कब्ज़े में ले ले और इसका पूरी तरह संचालन करे और संचालन बंद ना करे। और जब मुफीद वक्त आए, मतलब मुफीद वक्त का आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुफीद वक्त क्या होगा, तो ये पोर्ट भारत वापस जो भारतीय कंपनी है उसको सौंप दिया जाए और उसके बाद में भारतीय कंपनी इसका संचालन करे। जाहिर सी बात है ये जो फैसला है या जो बातचीत है, इन दोनों के बीच में अमेरिका और इजराइल के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो आड़े आ रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ उसका ऐसे मौके पर, जबकि पूरी दुनिया में अमेरिकन जो हेजेमनी है या जो अमेरिकन डोमिनेंस है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो ऐसे में ये देखा जाए कि भारत अचानक अमेरिका को छोड़कर अलग हो गया है या उसके हित अलग हो गए हैं। और दूसरा, जो भारत की जो एक रूलिंग पार्टी जो है उसका इंक्लिनेशन जो इजराइल की तरफ है वो भी इसमें थोड़ा सा आड़े आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ इस मौके पर या इन हालात में व्यापार करने का या चाबहार पोर्ट को संचालित करने का या वहाँ उसके रास्ते अपने कारोबार को जारी रखने का एक मैसेज जो जाएगा, वो जाहिर सी बात है भारत अपने जो रणनीतिक साझीदार इस वक्त माने जा रहे हैं यूएई, इजराइल या अमेरिका, उनसे नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता है। लेकिन इसका एक अलग मैसेज भी जा रहा है। भारत को इस इलाके में एक क्षेत्रीय शक्ति का एक स्टेटस हासिल था और ये माना जाता था कि भारतीय विदेश नीति किसी भी विदेशी ताकत के दबाव से परे है
और जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं देश, उनके दबाव में भारत कभी नहीं आता है। और ये तारीख हमारी रही है कि हम नॉन अलाइड मूवमेंट के दौर से लेके और हाल फिलहाल के कुछ पिछले वर्षों तक हमने कोशिश ये की है कि हम बैलेंस बना के रखें अपने रिश्तों में। हम जो क्षेत्रीय जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या जो क्षेत्रीय विवाद हैं, उनके बावजूद हम दोनों पक्षों के साथ अपना रिश्ते ख़राब ना करें और कोशिश करें कि हम बीच का कोई रास्ता निकाल के उनके बीच में या तो उनके मतभेद दूर करने की कोशिश करें, और मतभेद उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अगर हम दूर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कोशिश करें कि जो हमारे हित हैं कम से कम वो प्रभावित ना हो। लेकिन जो ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच जो हाल के जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें हम ये बैलेंस शायद रख पाने में नाकाम रहे, और इसकी कई वजह भी हैं। तो हमने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की बयानबाजी या जिस तरह का हमारी तरफ से जो स्टेप उठाए गए, उनसे मैसेज यही गया कि हम इस विवाद में पूरी तरह तटस्थ नहीं हैं, और हमारा जो झुकाव है बहुत हद तक वो अमेरिकन और इजराइल जो लॉबी है उसकी तरफ हमारा झुकाव है। हालांकि इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है इस विवाद के बाद, और ख़ास तौर पे चाबहार को लेकर जो भारत के लगातार जो निर्णय रहे, उसमें भारत के हितों को दो जगह तो नुकसान पहुंचा है। एक, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, उनमें चाबहार भारत के लिए बहुत अहम होता रणनीतिक तौर पर और अपने रिश्तों को कायम रख पाने में। दूसरा, जो हालात पश्चिम एशिया के हैं और इस वॉर के बाद के जो हालात हैं, उनमें जो भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर और इस इलाके से व्यापार को लेकर या हमारे जो जहाज़ों की समुद्र में आवाजाही को लेकर जो विवाद हैं या जो परेशानियां हमारे सामने हैं, कम से कम उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता था, लेकिन हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो भारत का रुतबा है उस पर भी इस विवाद का असर पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई, हालांकि वो कई सारे अखबार, मिडिल ईस्ट के अखबार हैं, उन्होंने उसे प्रमुखता से छापा, और उन्होंने ये कहा कि जो भारत का फ़ैसला है चाबहार का, या चाबहार को लेकर जो भारत का जो रुख है, उस पर पूरे पश्चिम एशिया और ख़ास तौर पर जो गल्फ़ नेशंस हैं उनकी नज़र है। वो ये देखना चाहते हैं कि भारत अपने पक्ष को कितनी मजबूती से और अमेरिका के सामने किस हद तक भारत लिबर्टी ले पाता है या अपने जो हित हैं उनकी रक्षा किस हद तक कर पाता है। और इससे भी बढ़कर हाल ही में एक जो सऊदी जर्नलिस्ट हैं उनका भी एक इंटरव्यू इसे लेकर आया था। उन्होंने भी ये कहा कि जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं वो भारत के जो कदम हैं उन्हें उनका स्क्रूटनी कर रही हैं या उन पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे, ये तो सब जानते हैं, घट रहा है। अब देखना ये है कि जो अमेरिकन एलाइज हैं वो किस हद तक या कितने दबाव झेलकर अमेरिका के साथ बने रहते हैं। और इसमें भी एक बड़ी अहम चीज़ हम जो मिस कर रहे हैं, इसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, वो जापान है। क्योंकि जो हिंद महासागर या जो इंडियन ओशियन के परे जाकर भी जो मतलब जो मैरीटाइम बिजनेस है या जो पश्चिम एशिया के साथ तेल और व्यापार का जो मसला है, उसमें भारत के अलावा अमेरिका का एक जो सबसे प्रमुख सहयोगी है वो जापान माना जाता है। और पिछले दिनों खबरें आईं कि जापान की जो करेंसी है येन, वो बहुत भारी दबाव में है, और उसे बचाने के लिए, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, हरमुज़ बंद होने के बाद में तेल की कीमतें बढ़ी तो जो जापानीज़ बिज़नेस है उस पर प्रेशर बढ़ा, येन पर जो दबाव था वो बढ़ता चला गया, और उसका असर ये हुआ कि जापानीज़ जो सेंट्रल बैंक है उसने येन को बचाने की कोशिशों में जो अमेरिकन डॉलर्स हैं उनके पास जो रिज़र्व हैं या जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं उन्हें सेल करने की कोशिश की। इस कदम से अमेरिका चौकन्ना हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जापान की ये ख़बर मंजर आम पे एकदम अचानक आती या ये मैसेज जाता डॉलर बिकने का या अमेरिकन बॉन्ड्स की जो सेलिंग का जापान की तरफ से, उसमें डॉलर को बहुत नुकसान होता और डॉलर कोलैप्स कर सकता था। तो यकीनी तौर पे इसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान था, इसलिए अमेरिका ने एकदम इंटरवीन किया और येन को बचाने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे एफ़र्ट किए, उसमें मतलब फाइनेंशियल और ऊपर से।
लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जापान को या जापान की जो इकोनॉमी उसको नहीं हुआ। अब जो स्थिति ये है कि येन दबाव में है, जो जापानीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत प्रेशर में है, उनके एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, उनके इंपोर्ट के जो बिल हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जापान की जो इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही स्ट्रेस में आ गई हैं। उनका जो कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है उस पर ज़ाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जापान इसके लिए रास्ते तलाश रहा है और वो अल्टरनेटिव रूट्स खोज रहा है। और माना ये जा रहा है कि जापान अगर कोलैप्स करता है या जापान को अगर बचे रहना है तो उसे अमेरिका से दूरी बनानी पड़ेगी और उसे अल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ेंगे। और अगर जापान अल्टरनेटिव रूट्स लेता है तो लॉन्ग टर्म में ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और अमेरिकन जो बिज़नेस है उसके लिए और अमेरिकन जो फेडरल बैंक है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक संकेत है। तो ये मान के चलिए कि जो ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो उस वक्त लग रहा था कि ये मतलब खाली युद्ध भूमि पे या सिर्फ तेल या उस पर असर पड़ेगा, लेकिन अब इसका असर दूर दूर तक पड़ने लगा है। और इसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ रहा है वो अमेरिका के सहयोगी देशों पर पड़ रहा है। इसलिए जो अमेरिका के साथ जो खड़े देश हैं या उसके साथ जिनके बिजनेस अलाइनमेंट्स हैं या जिनके पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं, उन कंट्रीज़ को बाकी दुनिया ये देख रही है कि वो किस हद तक जा रहे हैं, अमेरिका के साथ कहाँ तक खड़े हैं, अमेरिका के साथ क्या उनके रिश्ते अभी बने रहेंगे या वो इकोनॉमिक जो उनके ऊपर प्रेशर हैं, ख़ास तौर पे महंगाई जो बढ़ रही है या जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, बेरोज़गारी फैलने का ख़तरा है, उनकी करेंसीज को डिक्लाइन होने का ख़तरा है। तो उन हालात में वो कंट्रीज़ क्या स्टेप लेने वाले हैं, किस हद तक जाने वाले हैं और उनका अमेरिका या इज़राइल के साथ जो अलाइनमेंट है वो कब तक बचा रहने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हम भी जानना चाहेंगे। आप ये हमारा जो प्रोग्राम है अगर आपको अच्छा लगा तो इसके बारे में अपनी राय पेश कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पे चाबहार या जापान का या येन का जो हमने ज़िक्र किया, उसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।